Alright, so now we are going to begin with Genetics Class 1. So इस क्लास में हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. हम सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर. बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आई अश्योर यू कि आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. तो सबसे पहले हम एक बेसिक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. इस बेसिक एग्जाम्पल के थ्रू हम इनहेरिटेंस और हेरिडिटी की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे. हम एक फिजिकल कैरेक्टर को कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई कलर. अगर अब मैं इस एग्जाम्पल को देखूं तो लेट्स सपोज कि फादर के आई का कलर ब्लैक है और मदर के आई का कलर ब्लू है. अब आई नो ऐसा ज़रूरी नहीं कि बच्चे के आई का कलर किसी एक पेरेंट को रिसेंबल करे, बट हम अभी इस एग्जाम्पल में ये मान लेते हैं कि बच्चे के आई का कलर ब्लैक है. तो यहाँ से हमें ये डिनोट हो रहा है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो है जो पेरेंट से इस बच्चे में इनहेरिट हुआ है. हम एक तरह से इसे हिंदी भाषा में कह सकते हैं, इस बच्चे को विरासत में मिला है. हाँ, विरासत में सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कईयों के जीन्स में गुस्सा भरा होता है. हाँ, जोक्स अपार्ट, बट अभी हम ये कह सकते हैं कि जो चीज़ें या फिर जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से बच्चों में पास ऑन होते हैं, उन कैरेक्टर्स, वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कहते हैं एंड दिस कंप्लीट थिंग इज़ कॉल्ड हेरिडिटी. अब हमेशा याद रखें कि आई कलर एक टाइप का कैरेक्टर है और आई कलर के टाइप्स जैसे आई ब्लैक आई भी हो सकता है, ब्लू आई भी हो सकता है, ये ट्रेट्स है. हमेशा याद रखें कि एक सिंगल पर्सन में एक कैरेक्टर के लिए सिर्फ दो ही ट्रेट्स हो सकती हैं. वेल कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट स्लाइड. ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि 23 क्रोमोसोम्स फादर की साइड से आते हैं एंड 23 क्रोमोसोम्स मदर की साइड से आते हैं. इन शॉर्ट हमारे एक सेल में 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं. अब यहाँ पर हम एक पेयर को कंसिडर करते हैं. हम मान लेते हैं कि ये क्रोमोसोम नंबर 1 है और क्रोमोसोम नंबर 1 जो है उसके ऊपर ये जो आपका आई कलर है, इस कैरेक्टर के लिए एक जीन प्रेजेंट है. अगर अब आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्रोमोसोम क्या है, ये जीन क्या है, तो थोड़ा सा स्लाइड 1 पे चलते हैं. देखो, हमारे पास जितने भी फिज़िकल कैरेक्टर्स हैं, फिर चाहे वो हमारी आँखों का कलर हो गया, हमारी हाइट हो गई, ये सभी ऑलरेडी हमारे जेनेटिक मटेरियल में फीड हैं और वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. अब देखो, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 ऑफ जेनेटिक्स यानी मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आप ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ेंगे कि डीएनए आखिर होता क्या है. इनफैक्ट डीएनए का कंप्लीट स्ट्रक्चर आप पढ़ने वाले हैं. बट एज़ फॉर राइट नाउ आप समझ लीजिए कि डीएनए एक लंबे धागे की तरह है और इस धागे का फंक्शनल सेगमेंट जीन कहलाता है. अब एक्चुअली में होता क्या है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है. यानी कि डीएनए का वो सेगमेंट जो कि प्रोटीन के लिए कोड करता है वो जीन कहलाता है. और जितने भी हमारे पास फिज़िकल कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि आई कलर, जैसे कि हाइट, वो इन सब प्रोटीन्स की वजह से ही दिखते हैं हमें, राइट? तो हम कह सकते हैं कि जीन एक फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है. अब ये वो डेटा है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो यहाँ पर हम टाइम वेस्ट दोबारा नहीं करेंगे. अब हम वापस हमारे क्रोमोसोम वाले टॉपिक पर आते हैं. अब देखो, हमारा जो डीएनए है वो 2.2 मीटर लंबा है. ये सिर्फ एक सेल के बारे में मैं बात कर रही हूँ. हमारे सेल का साइज़ बहुत छोटा है, तो हमारे सेल के अंदर डेफिनेटली इतना ज़्यादा डीएनए बहुत कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है. वैसे डीएनए एकदम गुच्छों की तरह, ऐसे धागे की तरह प्रेजेंट होता है एंड इस चीज़ को हम क्रोमैटिन कहते हैं. लेकिन सेल डिवीजन के टाइम पर हमारा यही क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम की फॉर्म ले लेता है. कितने क्रोमोसोम्स? 23 पेयर. एक कॉपी पैटर्नल साइड से आती है, एक कॉपी मैटर्नल साइड से आती है. अब हम किसी भी एक कैरेक्टर को ले लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम आई कलर को लेते हैं. हम मान लेते हैं कि फादर की साइड से जो क्रोमोसोम आया है बच्चे में, उस क्रोमोसोम पर आई कलर या फिर आई कलर जो कैरेक्टर है उसके लिए जो ट्रेट है वो ब्लैक आई है और मदर की साइड से ब्लू.
अब किसी ना किसी को तो डिनोट करना पड़ेगा ना ब्लैक और ब्लू को। तो ब्लैक को डिनोट करने के लिए हमने कैपिटल बी लिया है और ब्लू को डिनोट करने के लिए हमने स्मॉल बी लिया है। अब देखो, जब किसी क्रोमोसोम की सेम मॉर्फोलॉजी होती है यानी कि शेप एंड साइज एंड सेम लोकस यानी कि सेम लोकेशन पर सेम कैरेक्टर को डिफाइन करने वाले जीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम उन्हें होमोलोगस पेयर कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, आपने ये 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि अगर मैं बोल रही हूँ कि इसकी टॉल हाइट है, तो मैं इसको कैपिटल टी से भी डिफ़ाइन कर सकती हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी से भी डिफ़ाइन कर सकती हूँ, और ये चीज़ जीनोटाइप कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैपिटल बी और स्मॉल बी ये जीनोटाइप है। हम कैपिटल बी का मतलब टॉल हाइट मान सकते हैं, स्मॉल बी का मतलब शॉर्ट हाइट मान सकते हैं। अब ये जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को कोड करने वाले जीन्स हैं, इन्हें हम एलील्स कहते हैं, राइट। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। बेसिक चीज़ों में हमने डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, होमोलोगस पेयर क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, एलील्स क्या है, डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट क्या है, ये सब कवर अप कर लिया। आई होप ये तीनों स्लाइड्स अब आपको क्लियर हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ स्लाइड। अब यहाँ पर हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट के साथ स्टार्ट कर देंगे और धीरे धीरे जितने भी कॉन्सेप्ट या बेसिक टर्म्स मैंने अभी तक आपको सिखाए हैं उनका यूज़ देखेंगे। वेल, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट। यहाँ पर कुछ डेट्स हैं और कुछ बेसिक चीज़ें हैं। आई विल सजेस्ट कि वो आप अपनी बुक से खुद पढ़ें, बिकॉज़ यहाँ पर हम सिर्फ रोट लर्निंग पर नहीं फोकस करेंगे, यहाँ पर हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन पर फोकस करेंगे। सो वैसे मैं बता देती हूँ, मेंडल का जो काम है वो 1856 में स्टार्ट हुआ था और 7 ईयर्स तक चला था, यानी कि 1863 में उनका वर्क ख़त्म हुआ था, फिनिश हुआ था। उन्होंने अपना वर्क पी प्लांट यानी पाइसम सटाइवम पे किया था। उन्होंने 7 कैरेक्टर्स को लिया, ये सारे वो कैरेक्टर्स हैं। 7 कैरेक्टर्स, अब हम मान लेते हैं हर कैरेक्टर के 2 टाइप्स हैं, वैसे 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट अभी हम मान रहे हैं कि हर कैरेक्टर के लिए 2 टाइप है, तो टोटल 14 वेराइटीज़ हो गई, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। और हम यहाँ पर ये देखते हैं कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसे हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? देखो, मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने पहले एक टॉल प्लांट लिया और एक डॉर्फ प्लांट लिया, एक पौना पौधा लिया, और इन दोनों की मेटिंग कराई, इसे हम बोलते हैं इनका क्रॉस कराया, हाइब्रिडाइजेशन कराया, और देखा कि फर्स्ट जनरेशन कैसी बनी। फिर फर्स्ट जनरेशन वाले पौधे लिए, उनका सेल्फिंग कराया, फिर देखा कि सेकंड जनरेशन कैसे बनी। अब सबसे पहले हम यहाँ पर सिंगल कैरेक्टर को कंसिडर करेंगे। मान लीजिए हम कलर को कंसिडर कर रहे हैं। अगर मैं कलर पे जाऊँ, सो यहाँ पे येलो कलर और ग्रीन कलर, येलो आपका डोमिनेंट है और आपका ग्रीन कलर रिसेसिव है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर कलर पे जाऊँ तो मैं यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर को कंसिडर कर रही हूँ। जब मैं सिंगल कैरेक्टर को कंसिडर करूँगी तो मैं इसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलूँगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मेरे पास प्योर येलो है। प्योर येलो मतलब दोनों एलील सेम हैं, इस कंडीशन को मैं होमोजाइगस कंडीशन बोलूँगी। हमेशा याद रखना कि हम यहाँ पर सबसे पहले गेमीट्स का फॉर्मेशन कराते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो लॉ है इसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, जो हम आगे समझेंगे। बट अभी आप इतना समझें कि हमारे पास होमोजाइगस प्योर येलो है जिससे हमने 2 गैमीट्स बनाए, एंड इसी तरह से प्योर ग्रीन से भी हमने 2 गैमीट्स बनाए, एंड इसके बाद हमने एक हाइब्रिड येलो फर्स्ट जनरेशन बनाई। जब हमने सेल्फिंग कराई तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि 25% हमें येलो मिले प्योर, 50% हमें हाइब्रिड मिले, एंड 25% हमें प्योर ग्रीन मिला। यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का F2 यानी कि सेकेंड फीलियल जनरेशन का जो रेशो है वो 3:1 आता है, वो 3:1 आता है। एंड ये हमने बात करी है फिनोटिपिक रेशो की। जीनोटिपिक रेशो 1:2:1 आता है। ये रेशोज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशो 3:1 है और जीनोटिपिक रेशो 1:2:1 है। अब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम 2 कैरेक्टर्स को कंसिडर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हम यहाँ पर हाइट और शेप को ले लेते हैं। अब हाइट के लिए हम 2 ट्रेट्स कंसिडर करते हैं, एक है टॉल हाइट, एक है ड्वार्फ हाइट।
टॉल हाइट को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, ड्वार्फ हाइट को हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। सिमिलरली गोज़ फॉर द शेप टू। हम मान लेते हैं पेरेंटल जनरेशन में हमने होमोजाइगस टॉल राउंड लिया है और होमोजाइगस ड्वार्फ रिंकल्ड लिया है, राइट। तो हमने यहाँ पर गेमीट्स बनाए, हमने यहाँ पर क्या बनाए, गेमीट्स बनाए, हमने यहाँ पर क्या बनाए, गेमीट्स बनाए। तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन में हमारे पास ये आपका जीनोटाइप आ गया। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर जीनोटाइप आपका ये आया है और फिनोटाइप आपका 100% टॉल राउंड आया है। अब यहाँ पर देखो, जब हम यहाँ पर फर्स्ट फीलियल जनरेशन की सेल्फिंग कराएंगे तो हम गेमीट्स बनाते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को गेमीट्स बनाने में बहुत ज़्यादा डाउट आता है कि कैसे बनाएं। बहुत ईजी है, इसके लिए ट्रिक है, नंबर ऑफ़ हेटेरोज़ाइगस एलील को काउंट करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फर्स्ट हेटेरोज़ाइगस एलील ये रहा आपका सेकंड हेटेरोज़ाइगस एलील, तो 2⁻², यानी कि 4 गेमीट्स बनेंगे। अब ये 4 गेमीट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं? वेल, बहुत सिंपल है, अलग अलग कर लीजिए। कैपिटल टी आपका कैपिटल आर के साथ भी जा सकता है, कैपिटल टी आपका स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है, स्मॉल टी आपका कैपिटल आर के साथ भी जा सकता है, स्मॉल टी आपका स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है। इस चीज़ को हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट हियर, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए डाई हाइब्रिड क्रॉस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए आपको 2 चीज़ें समझ में आ गई होंगी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट थोड़ा थोड़ा, एंड दूसरा आपको ट्रिक मैंने बताई है कि आप नंबर ऑफ़ हेटेरोज़ाइगस एलील को काउंट करके नंबर ऑफ़ गेमीट्स निकाल सकते हैं। लेटर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए प्यूनेट स्क्वायर बनाते हैं। जस्ट अ सेकेंड पीपल, मेरी स्लाइड में थोड़ा सा इशू आ रहा है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम ऐसे एक्सप्लेन करने की कोशिश आपको करते हैं। सो यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमारे पास ये प्यूनेट स्क्वायर बनता है। अब प्यूनेट स्क्वायर में देखिए, हमने फादर जो है उसके 4 गेमीट्स बनाए एंड मदर के 4 गेमीट्स हमने यहाँ पर बनाए, राइट। तो 4 इंटू 4 16 आउटकम्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। इन 16 आउटकम्स में से आपको 4 अलग अलग टाइप के फिनोटाइप मिलेंगे, 4 अलग अलग टाइप के फिनोटाइप मिलेंगे। सो डाई हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू हमें 4 अलग अलग टाइप के फिनोटाइप मिलते हैं। अब ये फिनोटिपिक रेशो आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए, फिनोटिपिक रेशो निकालना बहुत सिंपल है। मैंने येलो कलर से टॉल एंड राउंड को हाईलाइट करा है और यहाँ पर ब्लू कलर से मैंने टॉल एंड रिंकल्ड को डिफ़ाइन करा है। इसी तरह से रेड कलर से मैंने ड्वार्फ एंड राउंड वाले फिनोटाइप को डिफ़ाइन करा है, और ड्वार्फ एंड रिंकल्ड जो सिर्फ एक ही है, जो लास्ट वाला बचता है। तो 9:3:3:1 ये आपका फिनोटिपिक रेशो हो गया। और आप जीनोटिपिक रेशो भी इसी तरह से निकाल सकते हैं। जीनोटिपिक रेशो, ये जितने भी आपके 16 आउटकम्स आए हैं ये अलग अलग हैं, इनमें एक भी सेम नहीं है। तो ये टोटल 16 है। इसको लर्न करना बहुत सिंपल है, 12, 24, 12, 12, 21। सो 12, 24, 12, 12, 21, इस तरह से आप जीनोटिपिक रेशो लर्न कर सकते हैं। अब देखिए, मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हम 2 लॉज को समझेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस से हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझेंगे। अब डेफिनेटली कोई भी लॉ को समझने के बाद हम उसके एक्सेप्शंस को भी समझते हैं, तो उसके बाद हम समझेंगे वन जीन लोकस इंट्रैक्शन, यानी कि वहाँ पर हम एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल लॉ पढ़ेंगे, जैसे कि मल्टीपल एलेलिज्म, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड उनके कुछ एग्जाम्पल्स। एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे 2 जीन लोकस इंट्रैक्शंस, यानी कि लिंकेज, रिकॉम्बिनेशंस, ये वाली चीज़ें, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड ऑल दैट। आज के लिए इतना काफ़ी है। हम सेकंड लेक्चर का